अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में दो मौजूद पर बात करनी है। पहला मौजू तो ईरान के हवाले से इसराइल की ख्वाहिश है मुआहिदा ना हो सके, ईरान को मजीद कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन लगता है कि शायद अमरीकी मीडिया को अगर देखा जाए तो यही सूरत हाल सामने आ रही है कि शायद अमरीका अब मुआहिदे के लिए तैयार है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसी तरीके से मैं आपके सामने ये भी रखूंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से फैक्ट फोकस की हालिया स्टोरी, जिसमें यह बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने अपने दो प्लॉट्स को कमर्शलाइज कराया और फिर कमर्शलाइज करने के बाद मुल्क के एक अहम बिजनेसमैन उनको माहाना एक बड़ी रकम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किसी तरह की कोई एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से उसमें मजीद डिटेल्स भी उनकी प्रॉपर्टीज और एसेट्स के बारे में दी गई। इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नून लीग की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ रहा है मुसलसल सोशल मीडिया पे। नून लीग के लोग और नून लीग के ट्रोल्स क्या कह रहे हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं गालियों के अलावा। मतलब अगर कोई बंदा कोई बात लिख रहा है इंसानों वाली, तो वो क्या बात है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर भी बात करना। फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि पिछले 4 साल से ज़ायद अरसे से इस ओहदे पर फायज हैं, उनकी पहली मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। आइन में तरमीम करके उनके कंटिन्यू रहने का एक सिलसिला जो है वो पैदा किया गया। फैक्ट फोकस ने ये रिपोर्ट किया एक लंबी तहकीकात के बाद, सिकंदर सुल्तान राजा हैं, इनके कुछ मामलात इस तरह के हैं जिनके ऊपर सवाल उठाए जाना बनते हैं। एक मुकम्मल तहकीकात का अमल मुकम्मल करने के बाद उनसे रब्ता किया गया और उनके सामने जो शवाहिद रखे गए, उन्होंने जो चीज़ें उसके अंदर जिन चीज़ों को वेरीफाई किया, वो फैक्ट फोकस ने आपके सामने रिपोर्ट किया। इनमें बुनियादी तौर पर बात अब्दालियन सोसाइटी लाहौर में 2 प्लॉट्स के हवाले से थी, जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे, जिनका मोहसिन नकवी वज़ीर आला थे पंजाब के, तकरीबन उस दौर में, उस दौर के आसपास जो है वो कुछ कहा गया और वो अमल दरामद उसके ऊपर जब भी हुआ, बहरहाल उसको कमर्शलाइज करवा दिया गया उन प्लॉट्स को। अब जब वो प्लॉट कमर्शलाइज हो जाते हैं तो वो कमर्शलाइज होना, उसका जो एलडीए के रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसके सरीहन खिलाफ वर्जी थी। उसकी वजह ये थी कि ये रहायशी इलाका है, दाएं बाएं आगे पीछे लोगों ने बड़ी रकमें लगाकर अपने बच्चों और अपने रहने के लिए रहाइश के मकसद से जो है वो जगह जो ये ख़रीदी है यहाँ पे। और यहाँ पे यकदम दरमियान में कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट का शुरू हो जाना इस जगह पे और चंद और जगहों पर भी, तो ये साफ ज़रा कानून की भी खिलाफ वर्जी थी और चंद बाअसर लोग अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे थे और कोई बात नहीं थी, या चंद लोगों को किसी भी वजह से फ़ायदा दिया जा रहा था। किस वजह से, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये लोगों का काम है, इदारों का काम है इन्वेस्टिगेट करना। जर्नलिज्म में जर्नलिस्ट का काम सिर्फ चीज़ों को हाईलाइट करना होता है, कोई इल्ज़ाम लगाना या कोई इस तरह की चीज़ करना नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा खौफनाक बात यह हुई कि बाद में एक मुल्क के अहम बिजनेसमैन, उन्होंने ये लीज़ पर लिया, इन्हीं दोनों प्लॉट्स को एज कमर्शियल प्लॉट्स लीज़ पे लिया। ये बड़ी अहम बात है। और उसके बाद वो हर महीने एक बड़ी रकम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते चले आ रहे हैं। इसमें यहाँ तक हुआ, फैक्ट फोकस ने इस चीज़ को भी कंप्लीटली रिपोर्ट किया, ऑन द रिकॉर्ड कोट किया, कि जो इस अब्दालियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, जो खुद उसकी मैनेजमेंट कमेटी है, उसने बताते खुद इस इलीगैलिटी को ऑब्जर्व करते हुए, इस गैर कानूनी काम को गैर कानूनी समझते हुए कि असर रसूख इस्तेमाल किया गया इन रहायशी प्लाटों को कमर्शियल बना देने का, तो उन्होंने एक ऑर्डर के जरिए इसकी जो कमर्शलाइजेशन या कमर्शियल होने का स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट गए, हालांकि अगर वो एग्रीव थे तो वो अदालत जा सकते थे, लेकिन वो एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास गए। अब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की क्या जरूरत है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके पास कोई इस तरह का मामला लेके आए और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मर्जी और मंशा के मुताबिक अहकामात जारी ना करे या मामलात ना करे, हालांकि उनकी डोमेन या जुरिस्डिक्शन नहीं थी। उन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पंजाब ने, आप यूँ कह लीजिए पंजाब गवर्नमेंट ने, आप यूँ कह लीजिए मरियम नवाज साहबा की पंजाब गवर्नमेंट ने, वो जो मैनेजमेंट थी अब्दालियन सोसाइटी की है, बल्कि प्राइवेट एक एंटिटी है एक तरह से, अगरचा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक कंट्रोल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास होता है, लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के हवाले से होता है इलेक्शन करवाना और बाकी चीज़ों को ओवरऑल मोनिटर करना। इस तरह के इंडिविजुअल्स के मामला के अंदर कभी भी नहीं आया जाता। लेकिन बहरहाल
तो पंजाब गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया और उनको दबाव में डालकर वो उनसे लेटर वापस करवाया। ये कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि लेटर वापस हो गया। जो इस वक्त मैनेजमेंट है वो ऐसी कोई बात नहीं मानती, वो कहती है कि बिल्कुल इलीगल था, हमने उसको ख़त्म कर दिया और अब मामला अदालत में है और हम अदालत के मामले का वेट कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कानूनी सूरत हाल देखें तो वो प्लॉटों का इस वक्त स्टेटस कमर्शियल नहीं है, जबकि मुल्क का एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो उसको कमर्शियल रेट के ऊपर पैसे दे रहा है। वो कमर्शियल करवाया इसलिए गया था बुनियादी तौर पे। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि डीएचए के अंदर कनाल के प्लाट और फिर 2 कनाल का प्लाट और फिर एक्सटेंडेड लैंड उसको मिला के चारों तरफ बनियान में एक पैलेस तमीर हो रहा है और वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब तामीर करवा रहे हैं। बहुत ही पुरशिकवा इमारत है, उसको रिपोर्ट किया, फैक्ट फोकस ने सिर्फ रिपोर्ट किया, किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जिसमें कोई इल्ज़ाम का आंसर आता हो। पाकिस्तान के अंदर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई बड़ा आइनी ओहदेदार, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो सदर ममलकत हो, सदर ममलकत तो आसिफ अली ज़रदारी हैं, उनकी इतनी उम्र नहीं, इतने साल जितनी 100 स्टोरीज उनके खिलाफ जो है वो हो चुकी होंगी। जो भी वो करते हैं या जो भी उन्होंने किया उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई। जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बारे में भी खबरें छपती रहती हैं, अगरचे बहुत सारी खबरें अभी छपना बाकी हैं। इसी तरीके से जो भी आइनी ओहदेदार हैं, अगर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी उनके लिए मामला हो रहा है तो वो बिल्कुल रिपोर्ट हो सकता है। टैक्स पेयर्स मनी से तनख्वाह लेने वाले लोग जो भी चीज़ करें वो होनी चाहिए, उसको रिपोर्ट होना चाहिए, लोगों के नॉलेज में, लोगों के नोटिस में होना चाहिए। बाद लोगों को खुसूसन नून लीग के ट्रोल को पता नहीं क्या तकलीफ है। मैं आपके सामने बिल्कुल प्रोफेशनली एतराज़ात रखता हूँ जो नून लीगी ट्रोल गालियाँ निकाल के और इल्ज़ामात लगा के वो कर रहे हैं। ये भी एक अजीब ही मखलूक है अल्लाह ताला की, जो नून लीगी जो बाद एक वक्त था कि एक सियासी कारकुन होते थे, एक शऊर होता था, गलत को गलत कहते थे, अपनी पार्टी के साथ खड़े होते थे, लेकिन कोई चीज़ गलत होती थी उसको गलत कहते थे। लेकिन ये एक ऐसी एक नस्ल आ गई है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, ना उनको किसी बात की समझ है। अब बात क्या कर रहे हैं, दलील क्या दे रहे हैं, बल्कि मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊं कि यही दलील, यही लोग जो सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं वो मैं पढ़ के सुनाता हूं, लेकिन यही वाली दलील इन्हीं नून लीगियों ने उस वक्त भी दी थी जब जनरल कमर जवेद बाजवा के बारे में फैक्ट फोकस ने एक तहकीकात जारी की और उनके जो ओवरऑल डिटेल्स, उनकी जितने भी जो मामला थे वो भी रिपोर्ट किए और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी रिपोर्ट की। सिर्फ प्रॉपर्टीज रिपोर्ट नहीं की, बहुत कुछ रिपोर्ट हुआ। अब उन तफासील के अंदर जो उनके डिक्लेयर्ड एसेट्स थे वो रिपोर्ट किए गए और वो अनबिलीवेबल एसेट्स थे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर भी नहीं थी, लेकिन जो डिक्लेयर किए गए वो रिपोर्ट किए गए, अनबिलीवेबल वो एसेट्स थे। अब नून लीगी ट्रोल्स का पहला एतराज़ ये था कि भाई उसने डिक्लेयर कर दिया तो अब इसमें मसला क्या है। अब नून लीगियों का जहन बेचारों का इतना सा है, इससे आगे नाक से आगे देख नहीं सकते, ना वो सोच सकते हैं, ना अब उनका दिमाग, बिल्कुल वो जो दौले शाह के चूहे होते हैं वही वाली सूरत हाल इनकी बनी हुई है कि उनके पास ना कोई दलील है, ना कोई बात है, ना कोई सियासी फलसफा रह गया है। बातें करवा लें आप, बोलते चले जाएंगे, किसी एक बुनियादी बात की समझ नहीं कि मैं सिर्फ 2 नुक्तों में एक्सप्लेन करके इस मौजू पे स्पेसिफिक आता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब भी आप, मैं इस जो स्टोरी की इसके हवाले से बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा जो ताकत रखता है इस जैसे निज़ाम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाई चला जा रहा है गलत तरीके से, फ़र्ज़ करें, तो ये उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो उस सिस्टम के अंदर सर्वाइव करे। या तो वो पैसे सारे निकाल देगा, बाहर किसी और सिस्टम में ले जाएगा। मिसाल इसकी यूं है कि एक ब्यूरोक्रेट है, उसकी सिर्फ अपनी एक इनकम है, आप एज्यूम कर लें, जो उसको तनख्वाह मिलती है वही उसका मतलब टोटल इनकम है। कोई उसको फैमिली की तरफ से कोई अरबों खरबों की जायदाद भी नहीं मिली हुई। तो यकदम आप एज्यूम करें कि वो कराची की किसी बड़ी कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा टावर खड़ा करता है, एक 5 स्टार होटल बना देता है। तो उसको ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेके आया, वो पैसा कहाँ से लेके आया, क्योंकि उसकी सैलरी के साथ तो वो चीज़ नहीं आ रही। तो होता ये है, अगर आप गौर से इस बात को सुन रहे हैं, तो जब भी आपके पास गलत तरीके से पैसा आ रहा होता है तो आप उसमें से अगर सारा नहीं तो कुछ पैसा जो है उसको वाइट करते हैं, उसको किसी लीगल चैनल से रूट करते हैं अपने एसेट्स की तरफ, ताकि कल को आप कह सकें हाँ भी मैं ते उथों पैसा बनाया सी, मेरा ते वो कम चल रहा सी, मेरा ते प्लाट किराए ते लगे सन। वो आपको कोई ना कोई उसमें मनी को वाइट करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है।
जिसको आप प्योर अपना प्रॉफिट दिखा सकें, उसके ऊपर आप टैक्स भी दे दें, और कल को जब आप कोई ऐसी चीज़ करें तो आपका पैसा वाइट हो। सारा का सारा पैसा आप अरबों रुपया घर में आके किसी कमरे में स्टोर नहीं कर सकते, फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो ये एक सिंपल सी बात है। दूसरा नुक्ता समझेंगे आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। अब अगर आप वो दोले शाह के चूहे वाली सोच रखेंगे, माजरत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है अपनी बात समझाने या कन्वे करने के लिए। इस तरह से ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, प्रोपेगेंडा के जरिए एक अच्छे काम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अब इनके सामने रिटर्न आ जाएगा, वो उसको देखेंगे, कहेंगे ये तो डिक्लेयर है। उसको देखना भी होता है कौन सी चीज़ कैसे डिक्लेयर है। जो भी चीज़ डिक्लेयर है उसका सोर्स ऑफ इनकम बताया होता है रिटर्न के अंदर। लेकिन अगर रिटर्न इस तरह का हो कि जिस तरह जनरल कमर जवेद बाजवा की मैंने आपको मिसाल दी कि उनके बेटे की जब शादी हुई, यानी कि जो जनरल कमर जवेद बाजवा की बहू थी महानूर साहबा, तो जिस दिन उनकी शादी हुई उससे चंद दिन पहले, सिर्फ चंद दिन पहले, उनके नाम के ऊपर दुनिया भर की जायदादें लग गई। उनके नाम के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल वन क्या और डीएचए गुजरांवाला के बड़े बड़े प्लॉट और पता नहीं क्या क्या यकदम उनके नाम पे लग गया। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई वो भी किसी बाप की बेटी है, उनकी भी जायदादें होंगी, उनके भी दौलत असराफ होंगे, तो उनको अपने बाप की तरफ से आया। तो बात यह है कि वो तो 4 बेटियां थीं, अगर बाप की तरफ से आया डीएचए का और ये सारा पाकिस्तान की प्राइम प्रॉपर्टी जो है वो आ गई, तो बात यह है कि उनको क्यों नहीं आया। बाकी जो 4 बहनें थी, मैंने तो उन बाकी बहनों के भी सारे जो एसेट्स थे सब के सब रिपोर्ट किए उस वक्त। फैक्ट फोकस ने तमाम एसेट डिक्लेरेशन जारी की, आज के दिन तक पड़ी हैं फैक्ट फोकस की वेबसाइट के ऊपर, कि अगर साबर मिट्ठू जो इनके समधी हैं जनरल कमर जवेद बाजवा के, अगर वो इतने अमीर थे, अगर उनके पास इतना पैसा था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वन में भी खरीद रहे हैं, वो डीएचए के प्लॉट भी ले रहे हैं, वो फुला पूरी दुनिया के अंदर प्रॉपर्टी, दुबई तक की तक प्रॉपर्टियां पहुंची हुई थी, तो यहां से आपको समझ आएगा कि डिक्लेयर करना बेसिकली चंद चीजों को, एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि सब कुछ कभी भी ये लोग डिक्लेयर नहीं करते। जो चंद चीजों को डिक्लेयर करते हैं वो वाइट करने के लिए करते हैं। तो आपने उसको गौर से देखना होता है कि क्या चीज डिक्लेयर हो रही है और क्या नहीं हो रही है। तो पहला इतराज तो जो कर रहे हैं नून लीग, ये मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी ये तो फैक्ट फोकस को इंटरव्यू दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और वो उनकी बात को मरोड़ तरोड़ के कोई पेश करके तो एक स्कैंडलाइज कर रहे हैं। आप बता दें किस बात को मरोड़ तरोड़ के पेश किया, किस बात को मरोड़ा तरोड़ा है, बताएं। क्या उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि ये 2 प्लाट उनके हैं? क्या उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि कमर्शियलाइजेशन चलो जब भी हुई, जिस तरह भी हुई, तो उस कमर्शियलाइजेशन को वापस कर दिया मौजूदा मैनेजमेंट ने? अरे भाई मैंने नहीं किया, अरे भाई फैक्ट फोकस ने उनके प्लाट जो कमर्शियल बनाए गए जोर जबरदस्ती, फैक्ट फोकस ने उनका गला नहीं मरोड़ा, फैक्ट फोकस ने कोई स्पिन नहीं दिया बात को। ये फैक्ट फोकस का काम नहीं है। ये जो अब्दालियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लाहौर है, उनकी जब नई मैनेजमेंट कमेटी आई तो पूरी कमेटी ने कहा कि ये इन तमाम रहायशियों के साथ जुल्म है जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और सेविंग लगा के यहां पे प्लॉट लिया और उसके दरमियान में चंद प्लॉटों को जो है वो इस रोड के ऊपर आप कर दें कमर्शियलाइज और उनकी जिंदगी जहन्नम बन जाए, या तो फिर पूरा इलाका आप कमर्शियल कर दें। ठीक है ना, सिर्फ इस सामने वाली पे क्यों करना है आपने? जो पीछे वाले लोग हैं उनका हक नहीं है सुकून के ऊपर? तो ये फैक्ट फोकस ने नहीं किया, ये उस सोसाइटी ने उनकी वो कमर्शियलाइजेशन कैंसिल कर दी। मैंने कोट किया है। आप मुझे ये जरूर कह सकते हैं फैक्ट फोकस गलत कर रहा है, इनको तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा ही नहीं। आप ये बात कह सकते हैं, ये कहें, कहें। आप ये कह सकते हैं कि खालिद शफीक बाजवा जो कि प्रेसिडेंट हैं अब्दालियन सोसाइटी के, उन्होंने ये बात नहीं की है जो फैक्ट फोकस ने लिखी है। आप कहें ये बात, फिर मैं आपको जवाब दूं। और फिर उसको मामले को किसी अदालत में हल करवाने के बजाय कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट के जरिए उनको प्रेशराइज किया गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, मैंने बात को स्पिन नहीं दिया, मैंने बात घड़ी नहीं है। ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैंने पिटीशन की, हम लोग बाकी लोगों के साथ मिलकर वहां पे गए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट और फिर इनको लेटर वापस लेना पड़ा। हालांकि वो नहीं मानते हैं कि लेटर वापस लिया गया, वो तो कहते हैं मामला अदालत में, हम अदालत में बात करेंगे, अब आपसे मजीद बात ही नहीं करते।
तो इसमें ये वाली बात कहां से आ गई जी कि जी वो तो प्लाट उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं। अरे भाई डिक्लेयर किए हुए हैं तो ये आगे क्या किया हुआ है फिर? और हम इतने बेशरम हो गए हैं, हमारे लिए अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन, कोई भी जमात का बंदा हो, मैं ये नहीं कह रहा नून लीग है, कोई हो, पीपल्स पार्टी वाले हों, पीटीआई वाले हों, सब एक जैसे हैं इस हवाले से कि अपनी जमात के हक में बात हो या अपने खिलाफ हो तो फिर मतलब है अगला जो आपके हक में बात कर रहा है तो वो बेहतरीन साफ़ी है, जो आपके खिलाफ बात कर रहा है वो साफ़ी नहीं है। इतने बेशरम लोग हैं हम कि वो बंदा मुल्क के ताकतवर तरीन बिजनेसमैन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पे होते हुए अपने वो प्लाट जो फैक्ट फोकस ने वीडियो जारी कर दी है कि वहां पे जड़ी बूटियां उगी हुई हैं, उन प्लाटों को वो किराए पे दे रहा है मुल्क के ताकतवर तरीन बिजनेसमैन को, और उससे इतनी बड़ी रकम महाना ले रहा है और वहां पे कोई काम ही नहीं हो रहा, इतना लंबा अरसा गुजर गया और वो कह रहे हैं ये बात ही कोई नहीं। वो डिक्लेयर तो कर रहे हैं, कह रहे हैं वो जो किराया यानी कि जो पैसे ले रहा है, अब पैसे क्या ले रहा है? कमर्शियल बिजनेस के लिए वो पे कर रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिनका कमर्शियल होना ही अंडर क्वेश्चन है, और कह रहे हैं क्योंकि वो डिक्लेयर कर रहा है। अरे भाई वो तो स्टोरी वहीं से आ रही है ना भी, टैक्स पे उसने डिक्लेयर किया तो उसको देखा तो पता लगा कि यार ये कैसे ये काम चल रहा है, वहां पे जाके देखा वहां कोई चीज ही कोई नहीं, तो डिक्लेयर करने से ही तो पता लग रहा है, तो कह रहे हैं जी वो तो डिक्लेयर किया हुआ है फिर क्या बात है। अरे भाई डिक्लेयर किया से स्टोरी निकाली है फैक्ट फोकस ने, क्या बात कर रहे हैं आप? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और आप इतने बददियानत हो गए हैं कि आपके दिल में अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए जरा बराबर भी कोई हमदर्दी नहीं है कि जो कुछ मर्जी होता रहे, सिर्फ मेरा बाबा उठते रहे, मेरी पार्टी के खिलाफ बात ना हो, मेरे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ बात ना हो। इतने बेशरम और इतने बददियानत लोग हैं हम कि हमें जरा बर एहसास नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मुल्क का आला तरीन जो ओहदेदार है वो अपने ऐसे प्लॉट्स जो कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनको एक मुल्क के ताकतवर बिजनेसमैन को उसको लीज किया हुआ है कमर्शियल प्लॉट्स के तौर के ऊपर, और हमारे लिए ये कोई बात ही कोई नहीं है, फिर क्यों है उन्होंने डिक्लेयर तो करता है यार, ये कोई बात है करने वाली है। अब होता ये है कि कोई भी शख्स जो है वो कहीं पे जाके कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, कोई प्लाजा खड़ा करने लगता है, कोई बिजनेस, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाता है, तो वो कहता है जी ये मैं 1 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बंदा पूछता है पैसे कहाँ से आए हैं, वो कहता है जी यह मैंने किराया आ रहा सी। आप बात समझ रहे हैं कि वो कहता है जी कि ये मैं तो डिक्लेयर करता चला आ रहा हूँ, पिछले 10 साल से डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये देखें ये किराया आ रहा है जी, तो ये तो कमर्शियल मेरा प्लॉट था और मुझे फलां बिजनेस जो है वो पैसे दे रहा था, और फिर वो आगे वो काम शुरू कर देगा। अब अगर आप गौर कर रहे हैं इस सारी बात के ऊपर कि वो जो आपने कमर्शियल प्लॉट डिक्लेयर करवाया, पहले गलत तरीके से करवाया, अगर वो वाकयातन सही जगह पे होता और वो कमर्शियल एक्टिविटी वहां पे होती, फर्ज करें वहां पे कोई बड़ा बिजनेस यूनिट काम कर रहा होता, तो अब गौर करें बात के ऊपर, अगर आपको थोड़ी सी सोच और समझ है तो गौर करें कि अब बिजनेस होता तो गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिल रहा होता, 1 2 4 5 नहीं 40 50 पाकिस्तानियों को रोजगार मिलता वहां से। आप समझ रहे हैं बात को? ये बड़ी सादा बात है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। ये नून लीगियों का ये पूरी इनकी सियासी जिंदगी का हरबा है कि ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जहां पाकिस्तान के खिलाफ चीज हो ये कोई ना कोई नुक्ता निकाल के लगाते हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर कारोबार होता तो पाकिस्तान को टैक्स मिलता, अगर कारोबार होता लोगों को जॉब मिलती, वहां कुछ भी नहीं हो रहा, वहां जड़ी बूटियां उगी हुई हैं और कमर्शियल प्लॉट के एक नाम पे बहुत बड़ी रकम जो है वो एक बड़ा बिजनेसमैन दे रहा है। ये बुनियादी बात है जिसको नून लीग के जो ट्रोल्स हैं, हमदर्द हैं, वो इसको कंफ्यूज करने की कोशिश करके एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से ये भी लिख रहे हैं कि अगर जी मैंने देखा 4 5 लोगों ने, नून लीग के नॉन लोग हैं जिन्होंने आके लिखा कि जी वो जो डीएचए वाले आपने लिखा है उनका, वो तो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। अरे भाई डिक्लेयर किया हुआ है तो मैंने क्या कोई आपके से खींच लिया है वो आपका पैलेस, मैंने आपसे जो है वो खींच के कहीं ले गया हूं मैंने तो यही कहा है ना कि ये यहाँ बन रहा है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तस्लीम कर रहे हैं बन रहा है, और एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह मर्ज हुए हैं प्लॉट, किस तरह सज्जे खब्बे वाला मर्ज हो जाता है, आगे पीछे वाला नहीं होता, किस तरीके से लॉन है, किस तरीके से डीएचए लॉन्स की अप्रूवल देता है, कैसे ये तकरीबन 5 कनाल के ऊपर एक पैलेस बन रहा है और चारों तरफ रोड्स हैं। अगर इतना अहम पैलेस बन रहा है तो अवाम को पता तो होना चाहिए ना कि अवाम में मोटिवेशन पैदा होगी कि वो भी कल को डीएमजी में जाने के लिए अपनी हद्दुल वसा कोशिश करेंगे कि हम जाएं और हुक्मरानों के करीब हों और इस तरीके से बने और हमारे डीएचए में बहुत बड़े बड़े पैलेस बनेंगे। अवाम की इंफॉर्मेशन के लिए है ना, कोई उसमें इल्जाम तो नहीं लगाया उनके ऊपर।
इसमें क्या तकलीफ वाली बात है कि जी अगर उनका बन रहा है, अगर बन रहा है तो कोई भी बंदा, कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, वो कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसकी कोई भी इस तरह की एक्टिविटी रिपोर्ट होगी, तो रिपोर्ट हो गई। या तो उसमें कुछ गलत लिखा हो या कोई एंगलिंग की हो तो फिर तो है, यही उसने डिक्लेयर तो किया हुआ। ये क्या बात है, डिक्लेयर किया हुआ है, अजीब बात है ये वाली, डिक्लेयर किया हुआ है। ये सारे नून लीग, ये एक अच्छा लाइन कहीं एक ही जगह से आती है, 3-4 मुख्तलिफ अकाउंट बात एक ही लिख रहे हैं, उसने डिक्लेयर किया हुआ है। अरे भाई डिक्लेयर किया हुआ है तो ठीक है, अभी लोगों के सामने आ गया ना, तो वो बताएंगे कि मतलब है कि किस तरीके से कितनी इस पर वो टोटल कॉस्ट आई है, कि कितने कितने पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं। यकीनन बिल्कुल सही होंगे, लेकिन आवाम को बताना भी तो हक बनता है ना, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। इसमें इन्हें परेशान होने वाली केड़ी गल है। तो बात यह है कि ये जो इतने बड़े बिजनेसमैन से इस तरीके से पैसे लिए जाना और उसका दफा करना, मतलब बेशर्मी की कोई हद होती है जो हम पार नहीं करते। और नून लीगियों से तो खैर क्या तो भी क्या करनी। ईरान के हवाले से जो भी रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में खुसूसन ये रिपोर्टिंग हुई कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसम मुनीर, वो गए, तेहरान गए और वजीर खारजा ईरान के और जो सदर हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स की खबरें आई, विजुअल भी चले। और पाकिस्तानी मीडिया इंक्लूडिंग यहाँ तक कि ISPR ने भी ये बयान दिया कि एक मस्बत पेशरफ्त हुई है। इसी तरह से इससे मिलती जुलती जो खबर है वो अमेरिकन मीडिया भी ये समझता है कि जो मौजूदा विजिट है आर्मी चीफ का, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जनरल आसिम मुनीर का ईरान में, तेहरान में, इससे अहम डेवलपमेंट जो है वो आगे की तरफ, मायदे की तरफ यानी कि बात जाती हुई दिखाई दे रही है। अब इसमें सूरत हाल क्या है, सदर ट्रंप तो मुसलसल जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं, नॉन सीरियसनेस शो कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा आज के दिन, अब से कुछ लम्हे पहले, ईरान का एक नक्शा जारी किया, इस रीजन का एक नक्शा जारी किया, और उसमें ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द मिडल ईस्ट, ये आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से उन्होंने इसके अलावा भी बहुत ही गैर संजीदा बयानात भी दिए। उनमें से एक बयान ये भी है कि अभी तक उनका जहन नहीं बना, अभी तक वो 50-50 हैं, क्या ईरान के साथ मुआहदे की सूरत में आगे चलना है या फिर ईरान को तबाह बर्बाद कर देना है। ये बाकायदा उनके बयानात हैं। वो कह रहे हैं कि वो अगले 24 घंटे में इसका फैसला करेंगे, यानी कि इतवार के दिन इस सूरत हाल का फैसला करेंगे। अब जब आप इनके इस बयान की जो तफसील है उसमें जाते हैं कि सदर ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं, 50-50 से क्या मुराद है, तो बात फिर वो वही वाली करते हैं कि जी बात यह है कि मैं तो इनका न्यूक्लियर बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब ये न्यूक्लियर वाली जो बात है, ये आम लोग भी, एक ले मैन भी जो इस पूरे मामले की बरीक बीनी को नहीं समझता, इसकी जो गहराई है, ईरान और अमेरिका का जो मामला चल रहा है इस वक्त जंग की सूरत में, और जो इसराइल के मफादात हैं रीजन के अंदर, जो नहीं समझता, उन लोगों को भी ये बात समझ आ गई हुई है कि इसमें न्यूक्लियर इनरिचमेंट के हवाले से या न्यूक्लियर के हवाले से कोई मसला कभी था ही नहीं। अगर कभी था भी सही तो ईरान का अगर कोई स्टैंस था कि वो सिविलियन मकासद के लिए करना उसका हक है, तो वो उन तमाम चीज़ों से शायद बहुत पहले से वो पीछे हट चुका हुआ है। ऐलान चाहे नहीं किया, लेकिन ईरानी मीडिया से भी और ईरानी अहदेदारों के जो करीब लोग हैं उनसे भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे आई कि ईरान इस तरह की तमाम बातें मान चुका है और वो मुआहदे के लिए तैयार है। सिर्फ वो उस खित्ते में जो इन्फ्लुएंस है ईरान का उसको नहीं समझता। इसी तरह से ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से भी ऑफिशियली ये कहा गया कि पाकिस्तान की सालसी में जो चलने वाले मुज़ाकरात हैं वो हतमी मरहले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात बड़ी वजाहत के साथ कही कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ जो है, आबनाए हुर्मज़ के ऊपर जो भी मामला होगा वो ईरान या जो इस खित्ते के ममालिक हैं या जो आबनाए हुर्मज़ के करीब ओमान या ईरान ही इसके मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या मामलात होने हैं और क्या मामलात नहीं होने। अमेरिका का कभी भी किसी भी तरह का कोई इंटरवेंशन, कोई जो रोल है वो इस मामले में तस्लीम नहीं किया जा सकता। ये ईरान ने भी अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है। सदर ट्रंप की तरफ से मैंने आपको बताया कि उन्होंने आज फिर वो बात दोहराई इसके हवाले से, न्यूक्लियर के हवाले से, इनरिचमेंट के हवाले से, इनरिच मटीरियल के हवाले से, कि इसको वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे और ये मसला ही नहीं है। तो मसला फिर वहीं पे है कि जो चंद ममालिक हैं रीजन में वो ईरान को मज़ीद कमज़ोर करना चाहते हैं, और ये ममालिक साफ ज़ाहिर है इस तरह का स्टैंस जो ले रहे हैं वो इसराइल की वजह से ले रहे हैं। इसराइल इस वक्त इस जिस शेप में मुआहिदा आगे जा रहा है या बात आगे फाइनल होने जा रही है, उसमें इसराइल उसकी इस मौजूदा सूरत के ख़िलाफ़ है। वो इसको मज़ीद सख्त चाहता है, वो ईरान को मुकम्मल तौर पे बेख्तियार और
पावरलेस कर देना चाहता है कि ईरान दोबारा इस खित्ते में एक ताकत के तौर पे, एक प्लेयर के तौर पे खड़ा ही ना हो सके। यानी कि आप यूँ कहिए कि खबर अगर आप पाकिस्तान से ढूँढें, ईरान से ढूँढें, अमेरिका से ढूँढें, तो आपको बड़े वाज़ेह अंदाज़ में लगता है कि बात मायदे की तरफ जा रही है और अमेरिका और ईरान प्रिंसिपली एग्री हैं चंद बातों के ऊपर। अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस बात से कायल है कि बात मायदे की तरफ जा रही है। इसराइल की शरारत काम आती है या नहीं आती, काम खराब होता है या नहीं होता, ये आने वाले चंद दिन बताएंगे। बहरहाल इसराइल की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये बात अपनी जगह पर है कि अमेरिकन मीडिया में बहुत ही अहम लोग जिनकी इंफॉर्मेशन तक रसाई है, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अहम तरीन डेवलपमेंट्स शायद फाइनलाइज हो चुकी हैं और ये मुआहिदा जिसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने, चाहे अमेरिका कर कहने पर ही, एक बड़ा ही अहम बुनियादी और कलीदी किरदार अदा किया, ये आखिरी मरहले की तरफ गामजन है और एक मुआहिदे के फाइनल हो जाने के बहुत ही रोशन इम्कानात हैं। चाहे वो मायदा जंग बंदी का हो और कुछ अरसे बाद, महीने बाद या चंद अरसे बाद उसमें कोई मज़ीद चीज़ों का एडिशन हो, लेकिन बहरहाल इब्तदाई स्टेज के ऊपर जो भी मामलात थे उनके हल होने का एक बड़ा वाज़ेह इम्कान नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को और कोई फ़ायदा इस सारी सूरत हाल में एक किरदार अदा करने का होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे, डिप्लोमेसी की स्टेज के ऊपर पाकिस्तान बहुत ही प्रोमिनेंट होके इस हवाले से सामने आया और हम देखते हैं अगले चंद घंटों में, अगले 24 घंटे बहुत ही अहम है। अमेरिका की तरफ से भी कोई ऐलान मुतवक्के है अब से चंद घंटे बाद, और इतवार के दिन, अभी तो अमेरिका में हफ्ते का दिन है, पाकिस्तान में इतवार शुरू हो चुकी है, आज दिन शाम तक कोई ना कोई ऐलान मुतवक्के होगा रात के वक्त तक, और इन तमाम डेवलपमेंट को हम फॉलो करते रहेंगे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, आपसे कल फिर मुलाकात होगी।